चलो हम क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार है ना। अब मौलिक अधिकार में कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे, 19 है ना। उससे पहले क्या पढ़ा हमने, 17 और 18। 17 में क्या था, अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये आर्टिकल है एब्सोल्यूट। क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इसके आधार पर कोई भेदभाव, कोई अपवाद, कुछ नहीं, कोई अपवाद नहीं इसका, है ना। ये पूर्ण रूप से मिला हुआ है, इसके अलावा कोई सा ऐसा आर्टिकल नहीं जो पूर्ण रूप से मिला हुआ है। उसके बाद 18 उपाधियों का अंत, केवल शैक्षणिक उपाधियां। अब शैक्षणिक उपाधियां में कौन सी शामिल होती है, अगर किसी ने PhD करी तो डॉक्टर लगा सकता है, अगर किसी ने MBBS करी तो डॉक्टर लगा सकता है, ये शैक्षणिक उपाधियां है। उसके बाद हम शुरू किए थे आर्टिकल 19। हम क्या पढ़ रहे, पहला समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक, आर्टिकल 14 से 18 है ना। अब 14 से 18 तक देखा। अब 14 में क्या था, विधि के समक्ष समता या समानता। 15 में क्या था, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। उसमें 6 इसके भाग थे, है ना, 6 भाग। 6 क्या थे कि राज्य के खिलाफ पहला मिला हुआ, राज्य धर्म जाति के आधार पर, फिर नागरिकों के खिलाफ मिला हुआ है, फिर महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, बहुत सारी चीजें। उसके बाद हम देखें 16 में क्या था कि नौकरियों में समान अवसर है और लोक नियोजन में अवसर की समानता, जिसमें हमने 16 4 इंपॉर्टेंट था, आरक्षण का प्रावधान। 17 देखा था हमने, 17 में था अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी को धर्म के, जाति के, लिंग के इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। या ऐसे नहीं बोल सकते इसके यहाँ खाना खिलाना बढ़ा जाएंगे, ये ऐसे बोल रहे हैं ना, केवल उसको खाना नहीं खिलाएंगे, वो सारी चीज़ों को खत्म कर दिया। 18 में देखा उपाधियों का अंत, पहले राजा, धीराज, महाराजा, फलाना सिंह, ये सब बंद कर दिया। उसके बाद हम देखना शुरू किए थे कि अगला आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार। अगला कौन सा हमारा, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या पढ़े थे हम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक था, आर्टिकल 19 से 22। अब हम 19 पढ़ना शुरू किए थे, आर्टिकल 19 में क्या था, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब वाक व अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। किस रूप में, लिखने के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, ये सारे। अब इसके कितने हिस्से हैं, इसके 19 के एक तो 1 और 19 2। 19(1) में कितने भाग है, 6। 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और 19(2) में इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त निर्बंध, युक्ति युक्त निर्बंध, युक्ति युक्त निर्बंध लगाए गए हैं। मतलब हमें बोल रखा है कि हमने घूमने फिरने ये आज़ादी है, लेकिन ये बोल रखा है कि जब आपातकाल आ जाए तब आपको घूमने की आज़ादी नहीं है, आपको बोलने की आज़ादी, लेकिन देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। तो 19(1)(a) ऐसा लिखेंगे हम। क्या है, 19 का एक हिस्सा है, 19(1)(a). 19(1) में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। या क्या लिख रखा था आपको, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब बोलने की स्वतंत्रता 19(1) में लिख रखी है, फिर 19(2) में क्या है कि कहां नहीं बोल सकते। फिर 19(1)(b) में क्या है, देखो 19 के 2 हिस्से बताए थे हम। एक तो 19 का 1 का A, इसमें क्या है, आजादी। वहीं पे 19(2) में क्या है, इस पे निर्बंध। निर्बंध मतलब रिस्ट्रिक्शन। 19(1)(b) आजादी। फिर 19(3) में क्या है, निर्बंध। फिर 19(1)(c) आजादी। फिर 19(4) में निर्बंध, ऐसे। ठीक है, तो 1 में क्या दिया गया है, अधिकार। 1 में आपको रोका गया है, 1 में अधिकार, 1 में रोका गया है। ठीक है, आगे समझ में। तो हम 19(1) पढ़े थे। 19(1) में क्या था, 19(1) में था वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। या 19(1) में क्या था, बताओ मुझे। हाँ, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आप अपने विचारों को टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, बोली के माध्यम से, इन सारे माध्यमों से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें आपको किस किस आधारों पर रोका जा सकता है। अब 19(1)(a) देख लिए थे हम, है ना। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी क्वेश्चन आता है, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ नहीं थे, कहाँ पे है, 19(1)(a) है ना। और जानने का अधिकार, ये कब आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया, 2005 में आया था। RTI कब आया, RTE कब आया,
राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009 में आया, 10 में लागू हुआ। शिक्षा फूड का अधिकार राइट टू 2013 में है ना। नेशनल NFA, नेशनल फूड NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी। मनरेगा कब आया था? 2005, 2006 में लागू हुआ। वेरी वेरी मोस्ट IMP, मान के चले 100% क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और मनरेगा में कितना काम मिलता है? 100 दिन का नहीं, 25 दिनों का 125। VV राम जी हो गए नाम उसका ना, विकसित भारत राष्ट्रीय वो गारंटी अभियान जो भी है जी राम जी है ना, ग्रामीण भारत ऐसा कुछ है यार, जो भी नहीं, VB राम जी, विकसित भारत है ना, VB जी राम जी ऐसा कुछ, विकसित भारत। ये सब आएंगे आगे 110% आएंगे, हम भी पढ़ाएंगे आपको, है ना। हाँ ठीक, हाँ तो अभी से आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये भी आता है ना, है ना। शिक्षा का अधिकार वो 1990-92 में आया था, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मध्याह्न भोजन प्रधानमंत्री ऐसा कुछ, और अरे प्रधानमंत्री वो आवास अभी चेंज करा, मोदी जी ने चेंज करा इसका, है ना, कर दिया। पहले अंडे मिलते थे अब अंडे नहीं मिलेंगे स्कूल में। प्रधानमंत्री खाद्य, अरे वो है यार, क्या बोलते हैं उसको, अरे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, पढ़ा है मैंने वो। हाँ अंत्योदय तो वो है, 5 रुपए में थाली मिलती है। हाँ तो आपको ये बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी क्या है? मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप कहीं फहरा सकते हैं, जैसे कोचिंग खोल ली। या फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, आपका फोन कोई टैप नहीं कर सकता है। या अभिव्यक्ति का अधिकार, अभी नहीं, अनअभिव्यक्ति। अनअभिव्यक्ति का मतलब समझते क्या होता है? आपसे पूछा कि बताओ आपका मनोज, नहीं बताएं, नहीं भी बता सकते आप। आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे खुद को। एक तो बोलने का भी, अपने आप को रोकने का भी है कि मैं नहीं बताऊं। किसी ने कोई चीज पूछी तो आप नहीं भी बता सकते, तो अनअभिव्यक्ति का अधिकार। शांति का अधिकार, आप शांति से रहने दो, टीवी चला रहा है, कोई बक्सा चला रहा है तो भी दिक्कत है ना, तो उसके खिलाफ भी आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। और अच्छा, अब इस पे रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगा रखे? ये हम पढ़ रहे थे 19(1)(a), क्या प्रदर्शन विरोध। हाँ यही है, क्या आप प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ विरोध कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल मतलब काम नहीं रोक सकते, जैसे कोई नौकरी। प्रदर्शन विरोध कौन करेगा? नौकरी वाले, रेलवे वाले, तनख्वाह बढ़ाने के लिए या उनकी सुविधा के लिए। लेकिन उनको हड़ताल करने का अधिकार नहीं, काम रुक जाएगा, सरकार चलेगी कैसे? अराजकता फैल जाएगी समाज में, ये चीजें हैं। हाँ तो हम पढ़ रहे थे अभी 19(1)(a, क्या पढ़ रहे थे? 19(1)(a, ठीक है, पढ़ लिया हमने कल का। अब उस पर क्या था आपका 19(1)(a, तो 19(1)(a) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, हमने देख ली। अब हम देखेंगे 19(2). अब इस पे क्या है? निर्बंध लगाया गया है। निर्बंध का मतलब समझते? रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि ये जितनी चीजें दी है कि हमें आजादी का अधिकार ने, फलाना अधिकार ने, ढिम का अधिकार ने, ये कब रोका जा सकता है? बताओ मुझे, कब रोका जा सकता है? ये कब रोका जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए। मतलब आप ऐसी बात बोल रहे हो, आपको बोलने का अधिकार है, देश के खिलाफ बोल रहे हो आप, क्यों भारत तो खराब है, नहीं ये फलाना नहीं। अगर सरकार को ऐसा लगता है, आप कर सकते, बुराई कर सकते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है, उससे अराजकता फैल रही, तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो जिससे लोग भड़क रहे, दंगे भड़क रहे, समाज में अराजकता फैल रही, तो आपकी आजादी का अधिकार रोका जा सकता है। तो पहले किस आधार पर आपके निर्बंध लगाया जा सकता है? राष्ट्र की एकता व अखंडता को बचाने के लिए। अब दूसरा क्या है? राज्य की सुरक्षा। मान के चलिए आपको क्या अधिकार है? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। भारत सरकार कोई प्लान बना रही है पाकिस्तान पे, ऑपरेशन सिंदूर चला है, तो पता चला कि जो आर्मी में है लोग, वो बोले मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है। या ऐसा कोई व्यक्ति पत्रकार है, उनको पता चल गया, तो वो देश को बोल रहे कि हम भारत ये प्लान कर रहा है। नहीं, देश की सुरक्षा के लिए चीजों को रोका जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और आर्मी वाले का तो मौलिक अधिकार होता ही नहीं है। आर्मी वालों के लिए अलग चीजें चलती है ना, आर्मी वाले, पुलिस वाले, इनके लिए मौलिक अधिकार है ही नहीं, है ना, उनको रिस्ट्रिक्शन लगे। पुलिस वालों का भी नहीं, पुलिस वाले पुलिस और ये राज्य की व्यवस्था चलाने वाले होते हैं, है ना। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो विदेशी देशों से संबंध बना के रख रहा है, मान के चलिए जैसे प्रिया का उदाहरण ले, प्रिया का संबंध पाकिस्तान से, पाकिस्तान को भारत की खबर दे रही है, तो इनके मौलिक अधिकारों पर क्या कर सकते हैं? रोक लगाई जा सकती है। ठीक, फिर अगला है लोक व्यवस्था बनाए रखने में। लोक व्यवस्था बनाए रखने में मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि देश में अराजकता फैल रही है। लोक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? अभी आप लोग क्लास में आए हैं, आपको भरोसा है ना कि पीछे से कोई चाकू लगा देगा, क्योंकि व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन अराजकता फैल जाएगी। अभी उस लड़के ने क्या, ट्रेन में जाएंगे तो लोगों को डर लगेगा। अभी अब लोगों को डर लगेगा
क्यों? क्योंकि एक ऐसा केस हो गया है। तो अगर ऐसे लोग हैं तो क्या ऐसे लोगों को घूमने दिया जाएगा? फिर हथियार चेक करेगी पुलिस वाले, बोले आपको ये अधिकार नहीं है, फलाना चेक नहीं है। क्या हो जाता है? एक आदमी ने एक लड़के को काट दिया लड़की को? ट्रेन में चाकू से। काहे के लिए? वो गेट लगाने का बोल रहा था। हाँ, और वीडियो भी चल रहा है, चाकू से मुंडकी उड़ा दी उसकी। 20 साल का बच्चा, इतना दारू कुटिया था वो शायद, है ना। जेब कतरे नहीं हो, गर्दन काटी। जेब काट दिया, गर्दन काट दी, जेब क्या काटा? गर्दन ही काट दी, जेब क्या काटे वो? हाँ, बड़ा जेब कतरा होगा। जेब कतरा कैसे? जेब कतरे बेचारे चोरी करके निकल जाते हो, तो उनकी क्या काम है सब मारे की किसी को? हाथ की सफाई होगी। हाँ, हाथ की सफाई। बेचारा चोरी हो गई हमारे साथ। तो इसकी चोरी हो गई। क्या? हो जाने दो। देख, इसका चलो, कान्हा जी ने दिया लाके, लाके दिया, वो चोर को पकड़ा नहीं। चलो अब अगला देखेंगे हम, लोक व्यवस्था बनाए रखने में शिष्टाचार या सदाचार की हितों में। शिष्टाचार मतलब हम यहाँ क्लास आते हैं तो एक सिस्टम बना हुआ है, आप व्यवस्थित कपड़े पहन के आते हैं, सिस्टमेटिक बोलते हैं, भले आप अंदर कुछ भी गालियाँ नहीं, आपके घर पे कैसे ही बोले, लेकिन आप यहाँ तो अच्छा व्यवहार करें, यहाँ शिष्टाचार। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शिष्टाचार बिगाड़ रहा है तो उसके रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और अगला है, एप्टीट्यूड ने एटीट्यूड दोनों बता देना। हाँ, शिष्टाचार बोलते हैं। वो अलग चीजें हैं, वो अलग है। न्याय की अवमानना, अगर न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं आप, है ना, आप सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं माय लॉर्ड को कुछ गलत बोल रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है ना। अगला है आपका मानहानि। मानहानि मतलब किसी की इज्जत आप उछाल रहे, क्या बोल रहे ये तो है ही ऐसा, अरे इसका ये, तो आप लगा सकते हैं। बड़े बड़े एक्टर नहीं लगाते क्या कि अमिताभ बच्चन का यूज कर रहे फोटो का, ये कर लिया, जैसे किसी कोचिंग वाले ने किसी फोटो यूज कर लिया तो उस पर केस लगाया जा सकता है मानहानि का, बोले मेरा फोटो कैसे यूज करा। जैसे पाइप वाले देखा होगा ना, पाइप वाले सुरेश रैना का फोटो लग रहा है, सचिन का फोटो लग रहा है, धोनी फोटो लग रहा है, पैसे देने पड़ते हैं उनको फोटो लगाने के लिए, क्योंकि इतना बड़े पब्लिक फिगर हो गए वो, है ना, तो उनका नाम क्या हो गया? बबीता का पान मसाले में लगा देना। उद्दीपन, अपराध उद्दीपन। अगर कोई व्यक्ति अपराध को उद्दीपित कर रहा है, उद्दीपन समझते हैं आप क्या होता है? स्टिमुलेशन। उद्दीपन क्या होता है समझते हैं आप लोग? बताओ मुझे, उद्दीपन किसे कहा जाता है? उद्दीपन किसे कहा जाता है? अपराध को बड़ा स्टिमुलेशन। बताओ उद्दीपन मतलब क्या होता है? उद्दीपन इसका सीधा सा उदाहरण ये है, आप कहीं कोचिंग जाते हैं, है ना, अब कोचिंग जाते हैं, पढ़ना वढ़ना आपको कोचिंग में है नहीं, आपका कोई और पर्पस है, कोचिंग में किससे प्यार हो गया आपको, ठीक, प्यार हो गया तो आपके लिए उद्दीपन कौन है? आपका प्रेमी। तो आपको रोज सुबह उठ के मन होगा कोचिंग जाना है, तो आपका उद्दीपन कौन है? जिससे आप प्यार करते हैं। या किसी को पढ़ने आना, बोले मैं आज नया सीखूं, तो उसका उद्दीपन कौन है? पढ़ाई। अब इस पे एक व्यक्ति ने एक स्टडी करी थी कि एक कुत्ता लिया, उसको जेल में बंद कर दिया। अब रोज सुबह 10 बजे जाता था, 2 गुलाब जामुन खिलाता था इसको, रोज सुबह 10 बजे। अब उसके मुंह में लार आ जाती थी। अब एक दिन गया वो, सिर्फ कुछ भी लेके नहीं गया तो भी मुंह में लार आ गई, क्योंकि उसके लिए उद्दीपन क्या था कि बोले गुलाब जामुन आ गए। उद्दीपन मतलब आपको किसी चीज खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है कोई चीज, या उसको देखकर आपका एक पैटर्न बन गया है कि आपको रोज कोचिंग जाना है, रविवार के दिन अच्छा नहीं लगता है, बोलो छुट्टी रह गई, रविवार के दिन लगा। प्रायोरिटी अलग चीज होती है, उद्देश्य भी अलग चीज होती है, बिल्कुल गलत। उद्दीपन मतलब जो चीज आपके, अरे यार किसी चीज को देख के मुंह आकर्षित भी अलग होता है, नहीं बिल्कुल गलत बता। उद्दीपन ही है, स्टिमुलेट करता है आपको, वो खिंचाव लाता है, खींचता है उसकी ओर। जैसे कोई लगाव भी अलग है, आप कोई पानी पता से दुकान पे गए हो, जीवान लपलपाई, किसी के मोमोज की दुकान पे गए हो मोमोज, ऐसा लगता है ना किसी को, तो वो मोमोज आपके लिए उद्दीपन का काम कर रहे हैं, ठीक। ये अट्रैक्टिव, अलग की अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण होता है, हाँ, एक प्रकार से अट्रैक्शन मान सकते हैं, किसी अट्रैक्ट करती है वो मान सकते एक हद तक, है ना, हाँ हाँ, वो पैटर्न बन जाता है, ठीक, अट्रैक्ट भी कर रहा है ना खाने के लिए। चलो, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, बार बार ऐसा काम कर रहा है जो एक पैटर्न बन गया कि हिंसों को भड़का रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, तो उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ये हो गया आपका
आर्टिकल 19 का एक ए और 19(2). अब हम पढ़ेंगे 19(1)(b). 19(1)(b) क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 19(1)(b). 19(1)(b). अब 19(1)(b) में क्या लिखा गया है? शांतिपूर्ण सभा व समिति, नहीं सम्मेलन करने का लिखा ना, निरायुध, बिना युद्ध के, बिना हथियारों के, है ना। तो शांतिपूर्ण व निरायुद्ध सम्मेलन, हाँ, शांतिपूर्ण सम्मेलनकारी क्या? हाँ, हथियार रहित बिल्कुल निरायुद्ध, तो ये बहुत डिफिकल्ट है ये, है ना, बिल्कुल हथियार रहित लिख सकते हैं। तो आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन सभा व समिति बनाने का अधिकार है। शांतिपूर्ण सम्मेलन सभा व समिति बनाने का अधिकार है। शांतिपूर्ण सम्मेलन सभा व समिति, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अपन अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ सभा बुला सकते हैं, समिति बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं। शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, सभा समिति अगला आएगा, 19(1)(c) आएगा। शांतिपूर्ण सम्मेलन का मतलब ये होता है कि आप किसी कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, जैसे पाटीदार समाज की सम्मेलन हो गया, प्रजापत समाज का सम्मेलन हो गया, कुमाऊं समाज का सम्मेलन, राजपूत सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, सम्मेलन होते हैं ना, कि लोग इकट्ठे हो रहे। बंदूकें लेके जाते हैं क्या? लट्ठे लेके जाते हैं क्या? तलवार लेके जाते हैं क्या? जाते तो है, लेकिन वो अराजकता फैलाने के उद्देश्य से नहीं जाते। वो रिस्ट्रिक्शन लगाए, पुलिस वाले रोक सकते हैं उनको। देखा होगा ना आपने, बंदूक तलवार लेके जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं बहुत सारे, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आपको सम्मेलन, अच्छा सम्मेलन करने से क्या होता है? अब एक एक व्यक्ति की बात पहुंचोगे, इससे 1000 लोगों को इकट्ठा कर लो, अपनी बात भेज दो ना लोगों की। तो आप क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से, पुलिस व्यवस्था को बिगाड़ेंगे नहीं, देश में अराजकता नहीं फैलाएंगे, तो वो अधिकार है। तो क्या आएगा कि क्या आपको सम्मेलन या सभा करने का अधिकार है? बिल्कुल है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? यह भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता देता है। पता चला कि आप बंदूकें लेके जा रहे और वहां सभा बना रहे, और अगर कोई आया तो बंदूक से उड़ा दिया किसी को, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो बिना हथियार, निरायुद्ध का मतलब होता है बिना किसी हथियार के आप क्या करते हैं? चीजें सम्मेलन करते हैं। जैसे बहुत सारी सम्मेलन देखे होंगे आपने, गणेश जी मित्र मंडल बना रहे, फलाना मंडल बना रहे, आगे बताएंगे। और जुलूस निकाल सकते, ताजिया निकाला किसी ने, गणेश चतुर्थी पे आपने जुलूस निकाला, आप ये अधिकार है, सम्मेलन के लिए आपने। तो और अगला क्या है? ये क्यों है? क्योंकि लोगों के अपने अधिकार है प्रजातंत्र बनाए रखने के लिए, तो ये हर जगह लिखना नहीं है ना। अच्छा, अगर सभा समिति नहीं बनेगी, लोग अपने विचार रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे ना। हम अपने विचार रखने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके कोई बात बोलते हो तो बहुत सारे लोगों, मास ऑडियंस के पास जाती है। तो ये सब नहीं लिखना है, केवल आपको क्या लिखना है? शांतिपूर्ण सभा व सम्मेलन बनाने का अधिकार और जुलूस निकालने का अधिकार है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हर जगह लिख सकते हैं आप। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण तथ्य है। ये तो आपका एलसीएम हो गया, है ना, कि लोकतांत्रिक चलाने के लिए है ही, इसीलिए जोड़ा ना। अब अगला है आपका, इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं? ये वही बात है, 2 आधारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि एक तो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अगर आप ऐसी समिति बना रहे, सम्मेलन बना रहे जो लोगों को भड़का रहे हैं, तो आपको सम्मेलन बनाने से रोका जा सकता है, आपको सम्मेलन करने से रोका जा सकता है। आपने क्या बोला? देश के खिलाफ बोल रहे, जातिवाद कर रहे, जातिवाद फैला रहे आप, या दूसरे लोगों को खराब बना रहे अपने आप। देखो, आपको अपनी चीजें रखने का अधिकार है, दूसरे की बुराई करने का अधिकार नहीं है। कि हम अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे हैं ये बोलो, लेकिन दूसरे खराब है ये नहीं बोल सकते आप, है ना। तो यही बात है। और लोक व्यवस्था नहीं बिगाड़ोगे आप, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, बोले महिलाएं खराब होती है, बोले पुरुष खराब होते हैं, बोले ये खराब होता है, बोले ये जाति खराब होती है, बोले ये जाति सबसे अच्छी, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, आप अपनी बात रखो, और वो बात होनी चाहिए काम की, या इंपॉर्टेंट, या उसकी वैल्यू हो, ऐसी फोकट बात नहीं, ठीक। और अगला क्या है आपका? देखो, राष्ट्र की एकता व अखंडता तो हर जगह आएगा, है ना। अगर आप इस सम्मेलन से भारत की संप्रभुता व अखंडता पर खतरा आ रहा है, तो उस सम्मेलन को रोका जा सकता नहीं। बोले भारत विरोधी नारा लगा रहा है, बोले भारत को हम तोड़ देंगे, इस आधार पर आप क्या नहीं कर सकते? सम्मेलन वगैरह नहीं कर सकते। ये हो गया आपका 19(3) में 19(1)(b) पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, आई बात समझ। देखो, 19(1)(a) में क्या था? आपको वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, उसमें क्या क्या स्वतंत्रता थी वो देखिए हम, है ना, कि आपको क्या क्या स्वतंत्रता थी। 19(1)(a) की रेडियो की स्वतंत्रता, फलानी स्वतंत्रता ने, प्रेस की स्वतंत्रता ने, अभिव्यक्ति की ने, अनअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने, सूचना का अधिकार ने, सब था। उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए कि देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए लागू रहेगा। ये 3-4 रिस्ट्रिक्शन देखिए। फिर हम देखिए 19(1)(b),
19(1)(b) में शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। फिर 19(3) में हम क्या देखे, इस पे क्या लगाया, निर्बंध लगाया। निर्बंध लगाया किस आधार पर लगाया निर्बंध हमने, एक तो लोक व्यवस्था, क्या है, लोक व्यवस्था के आधार पर निर्बंध लगाया, और दूसरा क्या करा हमने, राष्ट्र की एक अखंडता व एकता व अखंडता के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, या देश की संप्रभुता। अच्छा, संप्रभुता क्या होता है, सोवरेन स्टेट, मतलब संप्रभु राष्ट्र क्या होता है, मानी जी बताओ, सोवरेन स्टेट किसे कहा जाता है, संप्रभु किसे कहा जाता है? बताओ यामिनी, संप्रभु राज्य किसे कहा जाता है? क्या होता है संप्रभु? एकता, फिर एकता क्या होता है, क्या होता है बताओ अंकित? बिल्कुल गलत, बताओ क्या संप्रभुता क्या होता है? बिल्कुल गलत, संप्रभुता क्या होता है? क्या होता है डिम्पल संप्रभुता? संप्रभुता मतलब किसी देश की, मतलब कोई दूसरा देश मतलब उस पर कोई कानून नहीं बना सकता, वो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है। मतलब लोकतंत्र और संप्रभु में फर्क होता है। लोगों का लोगों के लिए शासन, ब्रिटेन है लेकिन वहाँ का राजा रानी है वो। संप्रभुता का मतलब, हम पहले लोकतंत्र तो हमारे यहाँ चुनाव होते थे, लेकिन हमारा डिसीजन कौन लेते थे, अंग्रेज लेते थे। लेकिन वर्तमान में भारत क्या लेता है, अपने डिसीजन खुद लेता है। संप्रभुता का मतलब देश आजाद है अपने निर्णय लेने के लिए, उसके ऊपर किसी का भारी दबाव नहीं है, ये होता है संप्रभुता, है ना। हाँ, कोई भी निर्णय, अभी अमेरिका ने बोला कि आप रूस से तेल मत खरीदो, भारत ने बोला हम खरीदेंगे, तो ये क्या है, भारत की संप्रभुता है। लेकिन पहले ब्रिटेन ने भारत को बिना भारतीयों की परमिशन के कहां भेज दिया, विश्व युद्ध में। भारत उस समय क्या नहीं था, संप्रभु नहीं था, ये होता है संप्रभुता। वर्तमान में भारत किससे संबंध रख रहा है, किससे मैच खेल रहा है, क्या कर रहा है। पहले अंग्रेज हमें भेजते थे कहाँ जाना है खेलने, क्या करना है, ये सब चीजें सब कौन तय करते थे, अंग्रेज। लेकिन अब क्या कौन तय करता है, आपका देश खुद। देश मतलब देश की सरकार, सरकार कौन चुनती है, लोग चुनते हैं, है ना, क्योंकि भारत में क्या है, लोकतंत्र है और गणतंत्र भी है, क्योंकि देश के प्रमुख भी हम कौन चुनते हैं, जनता द्वारा चुना जाता है। अब ये हो गया आपका है, ये जो 19(b) पे 19(3) में जो निर्बंध लगा रखे हैं, हाँ 2000, देखो 19(1) के 6 हिस्से, अब 19(1)(a) और 19(2) में 1 पे रिस्ट्रिक्शन, 19(1)(b), 19(3) में 1(b) पे रिस्ट्रिक्शन, 19(1)(c), 19(4) में इस पे रिस्ट्रिक्शन। आगे बात समझ, जैसे 19(1) के 6 हिस्से, 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(e) और 19(1)(g। सर ये सारे लिखने हैं, लिखने के याद करने क्वेश्चन आता है। अब इसमें 19(2) पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इसमें 19(3) पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इसमें 19(4) पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, इसमें 19(5) पर रिस्ट्रिक्शन, इसमें 19(6) पर रिस्ट्रिक्शन, और इसमें भी 19(6) पे ही रिस्ट्रिक्शन की बात कही गई। आगे बात समझ में, एक में अधिकार, एक में रिस्ट्रिक्शन, एक में अधिकार, एक में रिस्ट्रिक्शन, एक में अधिकार, एक में रिस्ट्रिक्शन, एक के ही 6 हिस्से। देखो लोग क्या करते पता है, 19 के 1, 19(2) पहला अधिकार लिखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता 19(1), फिर दूसरा लिखेंगे सम्मेलन के 19(2), वो एक के ही 6 हिस्से, एक के 6 हिस्से, लेकिन उन लोग 19 के हिस्से कर देते। 19 के नहीं करना है, 19(1) के 6 भाग है, लेकिन लोग क्या करते थे, 19(1) में क्या कर देते, जो हमने 19(1)(a) करा ना उसको 19(1) कर देते, हमने 19(1)(b) करा ना उसको 19(2) कर देते, फिर हमने 19(1)(c) करा ना उसको 19(3) कर देते। नहीं, 19(3) में क्या रिस्ट्रिक्शन कराए, ये घर जाके पढ़ोगे, उस नोट्स को पढ़ोगे तो अब चीजें और समझ आएगी। ठीक, अब हम देखेंगे 19(1)(c), 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 ई के बाद डायरेक्ट एफ क्यों नहीं लिखा, जी क्यों लिख दिया, क्यों लिखा है मैंने, संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है, और वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया है ना। संपत्ति के अधिकार की 2 जगह बात की गई थी, एक तो 19(1)(f) और 32(31), इन 2 जगह बात की गई थी ना। अब हम देखें 19(1)(c), इसमें क्या है, संघ
संगम या सहकारी समिति, मतलब गणेश मित्र मंडल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको कोई सा भी संघ बनाने की है, समिति बनाने का अधिकार है कि एक कोचिंग वेलफेयर सोसाइटी है ना, रेलवे वेलफेयर सोसाइटी, ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेलफेयर के लिए अपना ध्यान रखना। जैसे आईटक का नाम सुना किसी ने? आईटक, इंटक, आईटक, जिसने बता दिया उसको चॉकलेट मिलेगी। आईटक। C2 का नाम सुना होगा, इंटक का नाम सुना होगा, BMS का नाम सुना होगा, MKSS का नाम सुना होगा। बोले ही तो पता कर लेना क्या है ये सब क्या है, संघ है ये। जैसे फिक्की का नाम सुना होगा, बताओ क्या है? एसोचैम का नाम सुना होगा आपने, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। जो बिजनेस घराने हैं ना, उन सब के प्राइस का ध्यान रखते हैं। फिक्की संगठन है। रेलवे एसोसिएशन, वेस्टर्न रेलवे एसोसिएशन, संघ बनाने का, समिति बनाने का। गणेश मित्र मंडल एक समिति बन गई, हमारी फलानी समिति, ये समिति, तो ये बनाने का अधिकार लोगों को है। किसमें लिख रखा है? 19(1)(c), यही लिख रखा है, पढ़ो इसको। संगम मतलब एक साथ आ सकते हैं हम, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत भारत सरकार ने क्या करा? समस्त नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने के लिए, अब ये वेरी मोस्ट टाइम पे 97वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन में क्या करा? सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया। सहकारी समिति मतलब जो सोसाइटी रहती है ना आपकी, वो सोसाइटी है ना, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रहती, ठीक, आधी सरकारी और आधी प्राइवेट, है ना। तो क्वेश्चन आता है 97वें संविधान संशोधन संबंधित है सहकारी समितियों के बनाने से संबंधित, रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक। अब अगला हम लिखेंगे सारे इंपॉर्टेंट है ना सब, वेरी मोस्ट टाइम पे संविधान संशोधन। आप मान के चलो एक क्वेश्चन फिक्स है प्री में, मेंस में तो है ही, है ना। हाँ, अब है 19(4) है, सारे तो कर लेना याद, हो जाएंगे वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2, 4, 5 बार पढ़ो, लगातार पढ़ो तो सब हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, हमने क्या बताया था? 19(1)(c), इस पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है? 19(4). अब 19(4) में क्या है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और भारत की एकता अखंडता, इन आधारों पर बस रिस्ट्रिक्शन किस आधार पर लगेगा? अगर लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, सदाचार व शिष्टाचार बिगड़ रहा है, आपकी समिति बना रही व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, आप लोगों को भटका रहे, और लास्ट में क्या है आपका? एक और राष्ट्र की अखंडता और एकता को बढ़ा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो भी आपकी रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। सेम है ना, सेम ये रिस्ट्रिक्शन उन्हीं आधारों पर लगाया जाता है सब में, है ना, केवल कुछ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब हम देखें 19(1), सदाचार मतलब मॉरल कंडक्ट। क्या आप कोचिंग आए तो आपको कैसा व्यवहार करना है, क्या रखना है, बोलो कितना सदाचारी बच्चा है। एक तो था व्यभिचार, व्यभिचारी मतलब बिगड़ा हुआ, व्यभिचार करता है, दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, वो व्यभिचारी। सदाचारी मतलब गोलू बच्चा, सर का पैर छूता है, टिक्की लगा के आता है, रोज स्कूल जाता है, भगवान को मानता है बहुत ज्यादा। सदाचार कोई व्यक्ति ऐसा बिगाड़ रहा है लोगों को, दारू पी के नशे कर रहा है और समिति बना, बोले हम दारू कुट्टा समिति बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये तो अब हम देखें 19(1)(d). 19(1)(d) क्या होता है? 19(1)(d) में भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण, अबाध संचरण का मतलब आपको देश में घूमने से कोई रोक नहीं सकता, है ना, या इसको आवागमन की स्वतंत्रता बोला जा सकता है। देश में क्या कर सकते हैं? अबाध संचरण। अबाध मतलब अबाध संचरण, बोले किराया नहीं है तो कर सकते हैं क्या? 2 लठ मिलेंगे ट्रेन वालों से, बस वालों से, आपको किराया देना पड़ेगा, टिकट कटवानी पड़ेगी, रिजॉर्ट का किराया देना पड़ेगा, पर हाँ आपको ये नहीं बोल सकते, बोले तमिलनाडु में जा रहे वीजा बताओ, मध्य प्रदेश का है, भारत का वीजा, ऐसा नहीं। देश के किसी भी से, अच्छा पहले करना पड़ता था, मध्य प्रदेश देश से राजस्थान देश जा रहे, क्योंकि रियासतें थी, सब स्वतंत्र थी, तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, है ना। लेकिन हमने क्या करा? अबाध संचरण की स्वतंत्रता दी के देश में लोग कहीं भी जाए कि अच्छा, इससे क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना रहती है, पूरा देश हम एक मान के चलते। अगर ऐसा होता तो फिर हम अपनी जगह से ही प्यार करते, सैलाना से प्यार करते, हम सैलाना रियासत, रतलाम रियासत से, दूसरे को बेकार मतलब बेकार है वो तो। लेकिन आज क्या है?
तमिलनाडु को भी हम अपना मानते, केरल को भी अपना मानते, असम को भी, मेघालय को, त्रिपुरा, सबको अपना। क्यों? क्योंकि आप अबाध संचरण कर सकते हैं। ठीक, देश में है। नॉर्मली जो प्रजा रहती है तो दूसरे राज्य में उस राजा महाराजा के टाइम पे जा सकती होगी सर घूमने के लिए? घूमने के लिए वही परमिशन लेनी पड़ती सामने वाले से। राजा रोक सकते थे, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले परमिशन है कि नहीं। जैसे जिससे संबंध, मान के चले भारत के पाकिस्तान से लड़ाई है तो जाएंगे वहाँ, तो बिना वीजा के जाने देंगे नहीं। लेकिन भारत की नेपाल और भूटान से अच्छे संबंध बिना वीजा के आधार कार्ड से जा सकते है ना। हाँ, लोग क्या नेपाल से पेट्रोल लेके आते थे कोरोना वायरस के टाइम पे, टंकी भर के ले आए, क्योंकि वहाँ 60 रुपये की लीटर था और अपने 110 रुपये लीटर था, तो वहाँ से लाके यहाँ बेच रहे थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पास में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश से है ना। हाँ, तो अब 19(1)(d) में क्या है कि राज्य क्षेत्र में, दुनिया में नहीं, ये भी बता दूं मैं, दुनिया के लिए आपको वीजा चाहिएगा, पासपोर्ट चाहिएगा, सब चाहिए। नेपाल जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए ना? कुछ नहीं चाहिए वहाँ तो। जैसे नेपाल तो भारत का हिस्सा रहा है, वो भारत से बहुत अच्छा मित्रतापूर्ण संबंध है। बांग्लादेश में भी नहीं चाहिए? बांग्लादेश में चाहिए, पाकिस्तान में चाहिए, वो हिस्सा संबंध के ऊपर भी निर्भर करता है क्या कि उनसे संबंध के। जैसे आप मान के चलो उधर कोई सर मक्के जैसे होते, तो आप किचन में जाते टांगे तोड़ देते आपकी। कैसे होता है? मक्या नहीं समझते आप? क्यों नहीं समझते? नहीं समझते, मतलब गुस्से वाले कुछ नहीं होते, रहने दो आप। अब अगला है आपका 19(1)(d) में क्या है कि देश में आप कहीं भी संचरण कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अब क्या लिख रखा है, यह भारतीय नागरिकों को संपूर्ण भारत में अबाध रूप से संचरण या आने जाने की अधिकार देता है। और इसमें क्या है, आप देश में कहीं भी घूम सकते। अच्छा, इससे क्या होता है यही बताया आपको, राष्ट्रवाद की भावना आएगी, पर इस पे ये घूमने का अधिकार। अब इसमें हमने क्या बताया 19(1)(d) में अधिकार का रिस्ट्रिक्शन का है 5। अब किस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? साधारण जनता के हित में, अगर मान के चलिए वहाँ कोई ऐसी चीज चल रही है जो अगर जाने से परेशानी हो रही है तो उसको रोका जा सकता है ना। अभी जैसे अब साधारण जनता के हित में क्या आएगा, आपका कुंभ आएगा, तो कुंभ में आपको आवागमन की स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि जनता के हित में वहां जाओगे तो फंस जाएगी, तो आपको रोक देंगे, बोले घूमो आप पैदल, गाड़ी जाके मत घूमो। या ऐसा कर देंगे कुछ लोग, अभी गंगा जी में क्या करते हैं, मुसलमानों को आना बंद कर दिया कि यहाँ हर की पौड़ी भी नहीं आएंगे, लगा दिया मुसलमान प्रतिबंधित है। तो क्या लोगों की धार्मिक भावना आई होती, तो साधारण जनता के हित में क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आ गया, क्या आप अपने मान लो। खैर ये गलत है, अभी कोर्ट जा सकते, 15(2) में तो ना धर्म में जाति का भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो वो वही तो बात है, वो कोर्ट जाएंगे तो हो जाएगा। पर अभी देश में स्थिति ऐसी चल रही, बेचारे डरते हैं लोग जाने से कोर्ट, क्या बोले धर्म को बिगाड़ने आ रहे हैं, मुसलमानों की क्यों आ रहे हैं यहाँ लोग, तो जबकि धर्म को कौन बिगाड़ रहा आप जानते ही है, जो वहाँ बैठे वही मूर्ख बना रहे। अभी अब भी न्यूज में आया था कि मोहम्मद गौरी ने भारत को 17 बार लूटा था, इन बाबा जी ने तो 50 बार लिए पैसे वहां से, 50 बार लूटे। हिंदू धर्म खतरे में आ गया। जो शेर सिंह राणा की क्या कहानी है? क्या शेर सिंह राणा वो क्या नाम थी? हाँ, पाकिस्तान गए थे, नहीं अफगानिस्तान गए थे। हाँ, अफगानिस्तान गए थे, पढ़ा था मैंने लेकिन भूल गया मैं तो, है ना। तो अब ऐसा भी है कि जो धर्म को बचाने वाले, जिनको नियुक्त किया है, इतनी बड़ी लोगों ने कितनी आस्था से, कितनी भावना से पैसे दिए, राम फेरी फलाना फेरी ने, ये कारण क्या है, वो सुबह 5 बजे उठ के गाँव में गेहूँ देने, प्रभात फेरी ने, ये कराने, धर्म में ये दिए नहीं, इतने 2200 करोड़ रुपए आ गए, नहीं आ गए, क्या कर लिया, मूर्ख बना दिया। इससे ये हुआ कि जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते थे वो सुबह उठ रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, बस स्वास्थ्य को अच्छा लग रहा है। लोगों को मूर्ख बनाना सीधी सी बात ये, एक दिन गई धर्म के नाम पे, राम के अल्लाह के नाम पे लड़ा दो, बीच में मजे ले लेंगे। बाबा जी ने लड़ा दिया धर्म के नाम पे, धर्म खतरे में आ गया। किससे खतरे में आया? जो बचा रहे उनसे, ताकि लोगों का ध्यान ही नहीं जाए। अभी नीट की बात करने लगेंगे लोगों को, लोग चोरी करा दी मंदिर में, जाओ लड़ते रहो, खुद टेकड़ा तान करो। खान सर के नाम पे लड़ रहे लोगों को, बोले जाओ लड़ो, है ना, लड़ो। क्या है, स्ट्रेटेजी होती है। अभी आपने बोला कोई क्वेश्चन पूछा मुझे नहीं आ रहा है, मैं बोलूंगा अरे हाँ वो कल क्या होमवर्क दिया था बताओ, तो भूल गए आप, मैं दूसरी बातें करने लगूँ, क्लास बोले चलो ठीक, आई बात, ये स्ट्रेटेजी होती है सरकारों की, कि कोई बात छुपाना तो नहीं बात कर दो, तो ऐसे कर दिया, इनको लड़ा दो, फलाने को लड़ा दो। हाँ, बहुत सारी चीजें। तो 19(1)(d) में अबाध संचरण का अधिकार है, लेकिन उसके अंतर्गत
5 में ही कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। किन आधारों पर? जनता के हित में हम आपको बताए हैं, और किसी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए। मतलब आपने अंडमान निकोबार में एक ट्राइब का नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार में एक जनजाति जारवा ट्राइब, 36 लोग ही है वो, है ना, वहां पर जाना बंद है, प्रतिबंधित है। क्यों? या वहां पर एक ऐसा समय अंडमान निकोबार में कि वो जनजातियां घूमने जाती निकलती, तो वहां पर कार्य वाले सब प्रतिबंधित कर देते कि आप इस समय पे नहीं जाएंगे, एक स्पेसिफिक समय होता है 10 बजे सब निकलेंगे, सब कार्य लाइन से लगे 10 बजे एक साथ निकल जाएगी, भले पंचर हो जाए कुछ भी हो जाए आपको जाना ही है, रुक नहीं सकते आप। तो आपके आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कब? जब या तो जनजाति क्षेत्र हो, क्योंकि जनजातियों के अधिकारों को भी बचाना सरकार की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि वो अपनी परंपरागत जीवन जीते, और लोगों को उंगली करना कहाँ अच्छा लगता है? जहाँ अच्छा हो। अब पहाड़ अच्छे थे वहां जाके मैगी खाओ, मैगी की थैलियां कर दी, दारू पीते बेर पीते वहां जाके, है ना। अब वहाँ अपने ऊपर क्या है वो केदारनाथ जाके लोगों ने क्या कर दिया, फोटो खिंचाने के कितना गंदा कर दिया। तब ऐसी जगह को बचाने के लिए सरकार क्या कर सकती? प्रतिबंध लगा सकती। अब आपके आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है, वहां मंदिर 3 महीने जा सकते हैं आप, वैष्णो देवी में भी कुछ महीने जा सकते, रोक सकते क्योंकि बर्फ गिर जाएगा, तो बोलो नहीं मैं मरूंगा, तो मरो जाओ, है ना। ठीक, अब हम देखें 19(1)(e), ये थोड़ी देर बंद करो तो, नहीं खाना खा लो आप, सड़ा सड़ा मुंह कर रहे हैं। उस समय बोला था ना है माँ मॉडर्न नहीं है, बिल्कुल डोकरी है वो, प्यार करना ही ना था। चलो बताओ 19(1)(d), अब बात संचरण देख लिया। 19(d) में रिस्ट्रिक्शन 19(5). अब हम देखेंगे 19(1)(e). 19(1)(e) में क्या है? ही की कीमत करो 19(1)(e). तो आप भी तो बोलते हो कि वो एमपीएससी कर रखी है, तो फिर वो भी तो एमपीपीएससी करना और प्यार करना दोनों अलग बात है। नहीं, तो फिर तो उनको तो सब कुछ होता होगा। कुछ नहीं होता होगा, कुछ नहीं है, सब पकड़ अरे मतलब ऐसे मतलब वो नॉलेज तो उनको इतना कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर क्यों समझ सकते हैं? आपको नहीं है ना, पीएससी की तैयारी आप भी कर रहे हैं ना, क्या जानते हैं आप प्यार के बारे में? मैं कुछ नहीं जानती। बस नहीं जानते ना, बस सेम ऐसे आपके जैसे लड़का है वो भी, हाँ डिम्पल की कॉपी है वो, बस। हाँ सर, पे ध्यान रखना। हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में इतने ही बदतमीज बस। हाँ, अब ये भारत के राज्य क्षेत्र, अब आपने घूमने की स्वतंत्रता लाए, अब कहीं बसोगे आप, मान के चलिए मैं घूमने गए हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश गया, वहाँ अच्छा लग गया, कोई पसंद भी आ गया, लड़की शादी कर ली, तो वहाँ बसूंगा ना मैं, तो बसने की स्वतंत्रता। लेकिन क्या मैं पाकिस्तान में बस सकता हूँ? क्या नहीं बस सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत में आप कहीं भी अपना घर ले सकते, प्लॉट ले सकते, दुकान खोल सकते। तो यही है कि 19(1)(e) में घूमने की स्वतंत्रता दी गई। क्या लिखा गया? इसके तहत भारतीय नागरिकों को किसी भी भारत में बसने, आवास लेने की स्वतंत्रता है। इसमें किसी किसी से कोई पूछना नहीं है, डायरेक्ट प्लॉट खरीद सकते, मकान खरीद सकते है। अच्छा सर, हाँ, जैसे पाकिस्तान में अपने को नागरिक है, तो वहाँ पे अपने को फिर मुस्लिम बनना पड़ेगा क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हिंदू भी रहते पाकिस्तान में, भारत में मुसलमान नहीं रहते क्या? पर वो तो धर्म के आधार पर बना है। लेकिन है पाकिस्तान में बहुत कम होंगे, 10, 20, 30 हजार, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही लोग हैं। अच्छा, वो भी बोले भारत से प्यार करते हैं? नहीं, वो पाकिस्तान से प्यार करते, क्योंकि उनका वो देश है। जैसे भारत के मुसलमान भारत से प्यार करते हैं ना, पाकिस्तान से थोड़ी करते, बांग्लादेश से थोड़ी करते। अपना देश तो अपना देश होता है ना, भले धर्म कोई सा भी हो, है ना, देश पहले धर्म बाद में। सर, वो तो धर्म के आधार पर बना ना। धर्म के आधार पर बना, लेकिन ये हमें बताए, ये लोगों को बताए, लेकिन उनके संविधान में लिख रखा है सेकुलर स्टेट। हाँ, और चाइना भी क्या बोलता है अपने आप को? लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र होता है क्या? लोकतांत्रिक आना चाहिए वहां पर, वो धुआं निकाल दे। वो चाइना में क्या होता है? चाइना में एक ही है, वो प्रधानमंत्री, वो सब एक ही है। चुनाव होते हैं हर 5 साल में, चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ता है, उसको ही वोट देते हैं 100% मतों से। किंग जोन उन, हाँ वाह, वो शी जिनपिंग। एक ही खड़ा होगा, एक ही लड़ेगा, एक ही पार्टी होती, सब एक होता है। लोगों को लगे ना, दुनिया में लगना चाहिए लोकतंत्र है, आपने लोगों को खड़ा कर दिया। जैसे मान के चलो गांव में सरपंच का चुनाव हो रहा है, महिला सीट आ गई, एक भाभी को खड़ा कर दिया, अपनी लाड़ी खड़ा कर दिया, दोनों लड़ रहे, जीतेगा अपने घर का ही, लगे मुखिया तो दादाजी, ऐसा कर दिया। नहीं देते, बहुत बार देखा होगा ना, महिला सीट आ गई तो दो महिलाओं को खड़ा कर दिया, ताकि वोट बटे ना, दोनों का आ जाए, दोनों में से कोई एक बना तो रहेगा घर का ही। हाँ, तो क्या बता रहे थे आपको? घूमने की आजादी है। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या लगाए गए? 19(5) के तहत इसमें रिस्ट्रिक्शन ही 19(5), ये समझ रहे ना आप? एक के एक हिस्से में आजादी, फिर 19 के दूसरे हिस्से में रोक।
फिर अगले हिस्से में आजादी, फिर तीसरे हिस्से में रोक, आजादी रोक, ऐसे करा है ना। हाँ, और नंबर में रिस्ट्रिक्शन है, खाली दिखाई ठीक। हाँ, अब क्या है आपको 19(1) ई। हाँ, 5 में क्या है, यही है कि आपको किस आधार पर, या तो साधारण जनता के हित में, अगर ऐसी जगह है जहां पर लोगों को दिक्कत आती है तो आप वहां बस नहीं सकते, या जनजाति एरिया है, आप पता चला कि जनजाति एरिया में जाके डीजे चला रहे, शादी कर रहे धूमधाम से, ऐसे बोले 2 करोड़ की शादी करेंगे, फलाना करेंगे, हम ये करेंगे, रिसोर्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। हैं? हाँ, दोनों का 6, दोनों ये दोनों 5 का है, तो 5, अच्छा इसमें 5 होगा फिर, है ना। हाँ, तो 19(1) ये कहाँ पे है, 5 में, कहाँ पे है, 5 में रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। क्या दिया गया रिस्ट्रिक्शन, किया तो जनजाति क्षेत्र में आप बस नहीं सकते, जैसे कि आपका मन हुआ मैं तो अंडमान निकोबार में जारवा ट्राइब रहती हूँ, नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि वहां के उनकी आजादी का हनन होता है। अब अगला हम देखेंगे 19(1) जी, 19(1) जी, ठीक है, 19(1) जी। ये एसोचेम, फिक्की, एमकेएसएस, आईटक, इंटक, ये सब क्या होता है पता करना है ना। 19(1) जी में क्या लिख रखा है, आजीविका का अधिकार या व्यापार का अधिकार। क्या है आजीविका का मतलब, समझते हैं आप क्या होता है? एप क्यों नहीं है यहाँ पे, एप हटा दिया गया, अब सीधा आ गया जी, ये लास्ट है, ये क्या है, लास्ट है। 19(1) जी में क्या है, ये आजीवन जीने के लिए कुल मिला के व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं देश के किसी भी हिस्से में। बोले बिना पैसे से कि बिजनेस करने का अधिकार, मैं दुकान खोल लूँ, किराया दूंगा, ऐसा नहीं। पैसे देने हैं, वो नियम सब मानने, पर आपको अधिकार है कि आपको कोई रोकेगा नहीं। जैसे मुझे कोचिंग खोलना था, किसी ने नहीं रोका, बोले मत खोलो आप कोचिंग, पर बोले मेरे पास कोचिंग के लिए मैंने लगाने के लिए पैसे नहीं, कुर्सी के लिए पैसे नहीं, बोर्ड के लिए पैसे नहीं, तो भी खोलूँ, कैसे खोलूंगा? जो आपको बिजनेस करना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, है ना, ठीक। हाँ, ये लिख रखा क्या है कि आप देश में क्या कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस खोल सकते हैं। ये लिख रखा कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसमें क्या कर सकते हैं, भारत के सभी नागरिकों को कोई भी प्रोफेशन फॉलो करना। मेरा मन हो रहा है टीचर बनने का, डांसर बनने का, सिंगर बनने का, तो मैं जो मन पड़े वो करूं, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन कौन रोकता है? माँ बाप। आपका मन हो रहा है सिंगर बनने का, बहुत अच्छी सिंगिंग करते, बोले सिंगिंग तो ठीक है, नौकरी कही। दुकान, बोले दुकान तो ठीक है, नौकरी क्या? बोले दुकान कदी बनवाई जावे, नौकरी भी है हमारी, मर गए क्या कर लोगे? कि बोले बहुत अनसर्ट, ठीक है नौकरी अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी अच्छी चीज है अगर आपका कोई प्रोफेशन है और उसको फॉलो कर रहे और उससे अच्छा बढ़िया कर रहे, तो उसको एक्सटेंड कर लो, बड़ा कर लो, है ना। और वो भी है परिस्थितियां देख के। हाँ, अभ्यास खोजेंगे ना, वो नौकरी, वो MBBS छोड़ दिया उन्होंने कोचिंग चलाने के लिए, 1 साल पढ़े ना, छोड़ दिया। मतलब उनकी आज तो MBBS भी आ रहा है, उनके इंजीनियर है वो, तो बी कर रहे हैं। रतलाम की नहीं, प्रतापगढ़ के यहाँ रतलाम में यहाँ कोचिंग खोल ली, प्रतापगढ़ से यहाँ पलायित हो गए, सोचो आप। और इतने बड़ा नाम कर लिया कि इंस्पायर होते हैं। बड़ी कोचिंग, एक और बड़ी कोचिंग आई पता है रतलाम में, वो कोई सी पूरे देश की कोचिंग है, वो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है। ये जो आप सज्जन मिल है ना, हाँ आई मैप करके ऐसा कुछ है, सज्जन मिल के जस्ट थोड़ा सा नहीं, राइट साइड में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे। ये दूसरी तैयारियां होती है बहुत, हाँ बैंकिंग ने पता नहीं क्या क्या अलग होती है ना वो। तो हाँ, तो कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते, ट्रेड कर सकते, व्यापार कर सकते हैं, या कोई सा भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब आप काम का तरीका कोई सा भी अपना सकते हैं, कारोबार बिजनेस कर सकते हैं। देश में आपको पूर्ण रूप से आजादी है सब करने की। क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 19G में किन किन शब्दों की बात कही गई? तो क्या है आपका वृत्ति, क्या है प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस या ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, लिख लो ये 5 शब्द, लिख लो ये प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन। किन 5 शब्दों की बात की? हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में याद रख लो, है ना। प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी 19(6) में निर्बंध लगाए रखे हैं। कितने? 3 प्रकार के, 3 आधार पर। कौन सा? या तो कोई साधारण जनता के हितों से जुड़े निर्बंध, अगर वहां पर मान के चलिए एक ऐसा लोग है जहाँ लोग रह रहे, पता चला इन लोगों को मैं हटा के दुकान खोलूंगा, वहां आप नहीं खोल सकते।
अगर जनता का नुकसान हो रहा है तो वहाँ पर आप कोई भी दुकान या कोई भी वृत्ति नहीं कर सकते। पता चला मैं सिंगिंग करूँगा या लोगों को कोचिंग चल रहे में नहीं, मैं तो बुंगड़ी बजाऊंगा, नहीं कर सकते। बोले मैं मेरा पियानो बजाऊंगा, नहीं बजा सकते, है ना, ठीक। हाँ, अब अगला है आपका दुकान खोल लूंगा मैं तो ये कर लूंगा, प्रोफेशन फॉलो करूँगा, नहीं कर सकते, है ना। बोले मैं मेरा प्रोफेशन सिंगिंग है, मैं क्लास को डिस्टर्ब करूँगा, मैं अपना प्रोफेशन फॉलो, लोगों का नुकसान हो रहा है ना। तो सामान्य जनता का अगर नुकसान हो रहा है तो आप अपना प्रोफेशन फॉलो नहीं कर सकते। और फिर अगला क्या आता है आपका, किसी वृत्ति या व्यापार के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता, यही बात है। कोचिंग खोलने के लिए क्या लिख रखा है, कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका मैं तो 12वीं कोचिंग खोलूँ पढ़ाऊंगा एमपीपीएससी वालों को, नहीं पढ़ा सकते। इंजीनियर बनना, बोले मैं इंजीनियरिंग की कोचिंग खोलूंगा, लेकिन मैंने मैथ से नहीं कर रखा है, आर्ट से बीए कर रखा है। हाँ सर, सजन कॉलेज में ऐसा ही था, क्या ऐसे व्यक्ति पढ़ा रहे थे जिनका आर्ट्स था, इंजीनियरिंग हाँ है सर, कैसे हो सकता है? हो सकता है, हुआ है, मैं गई थी सर, मैं सारे कॉलेज बीटेक करने का इंजीनियर बनना था इनको, इंजीनियर। एक्स्ट्रा में था। इंजीनियर कहाँ बोलते पता, पाकिस्तान में, इंडिया को इंडिया, भाईजान इंडिया में बड़ी सुकून है, है? हाँ। अरे इंडिया को क्या बोलते हैं? ये वो तो उनकी भाषा अलग है यार। दो अच्छा एक और ये मुझे नहीं, क्या बोलते हैं पता है क्या आप, क्यों रोहित क्या बोलते, क्या बोलते? अच्छा ऐसा, वो तो हाँ। अब मुझे बताओ, दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम बताना है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, मदारिन। मदारिन चाइना की भाषा है। तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है इसकी। मदारिन, मदारिन चाइना की भाषा है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है, फिर अंग्रेजी आती है, फिर हिंदी आती है। मुझे नहीं पता कि कैसे बोलते हैं। अच्छा एक और देश है फिजी, नाम सुना आपने? मैप में देखो फिजी कहाँ है। फिजी की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ना। हाँ। फिजी देखो, फिजी की और एक और देश की, दो देशों की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और वहाँ के बहुत सारे बिहार के लोग हैं, उधर बहुत सारे बिहार में के लोग हैं वहाँ, है ना, अमेरिका में ना। अब अगला है आपका क्या, हाँ तो यही बात है कि अगर कोई प्रोफेशन है उस आधार पर आप मान के चलिए पीएससी पढ़ाना है तो आपके पास या तो सिलेक्टेड होने चाहिए, आप सब्जेक्ट में कुछ अच्छा करा होना चाहिए, या नीट पढ़ाना है तो आपको बायोलॉजी आनी चाहिए, आपने नीट की तैयारी कर रखी हो, पढ़ा रखा हो, तो उस आधार पर आपके निर्भर लगाया जा सकता है ना। बोले मैं प्रोफेसर बनूंगा लेकिन मैंने नेट पास नहीं कर रखी, नहीं बन सकते। बोले मैं सिंगर बनूंगा लेकिन मुझे पियानो बजाना नहीं आता, नहीं बजा सकते। प्राइवेट स्कूल में भी नहीं बन सकते ना सर? प्राइवेट स्कूल में 3000 में कुछ भी कर सकते हैं आप। माँ तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं आजकल तो वहाँ पे भी वो मांगते। किसने बोल दिया? वो क्या बोलते उसको? कुछ नहीं मांगते, सब फोकट बातें। अरे वो सर देखो योग्यता की कदर नहीं है। मैं गया, मुझे मैं इंटरव्यू पास नहीं कर पाया स्कूल में। बोले नहीं आप हिंदी माध्यम के हो। मैंने उस मैडम को मन में बोला कि जितने आपने नौकरी नहीं करी इतनी एग्जाम में पास कर रखी है मैंने। आई बात समझ, मेरा मन तो बहुत हुआ कि तो उसको बाद 2 बात सुना तो, पर मैंने बोला बेचारी ये भी अपनी नौकरी कर रही है। क्या बोले सर हम बताएंगे आपको, आप हिंदी में लिखा। मैंने बोला मैं एमपीपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी में बोले 2-4 शब्द आते, भले 2-4 क्या पूरी अंग्रेजी आती है। फिर मैंने बोल ही दिया आते मैं बोला लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन का माध्यम है, बच्चे गाँव यहाँ रतलाम तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, अंग्रेज मत बनाओ। फिर मेरा मन तो ऐसा होता है कि मैं बहुत कुछ बोलूँ, क्या बोले ही कर लिया। बदतमीज लोग। 7-8 हज़ार बोले सर 8000 सैलरी। मैंने बोला पीछे रखो 8000 का सुबह से जाना 5-6 घंटे जाना है। हाँ जीव लिखा दे 2-4 क्लास 3-4 क्लास रहती 45 पे। बोले सर ये क्लास फलाना। मैंने बोला मैम, अच्छा वो अंग्रेजी में बोल रही। मैंने बोला मैम हिंदी माध्यम का हूँ मैं और अंग्रेजी भी आती है, मातृभाषा मेरी हिंदी, बोलूँगा हिंदी में। अंग्रेज बन रही वो घर में, क्या अंग्रेजी घर में माल भी बोलती होगी, वहाँ नहीं थी बन रही। हाँ चलो और हाँ
हाँ, और एक और बात क्या है, एक और आधार पर बिजनेस रोक सकते हैं आप बोले मैं ट्रेन चलाऊंगा, ट्रेन नहीं चला सकते। ट्रेन किसका अधिकार है? गवर्नमेंट, ट्रेन है गवर्नमेंट चलाती है। ट्रेन ड्राइवर का कैसे हो सकता है? ट्रेन किसका अधिकार है? राज्य का, ना, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार। तो सरकारें चला सकती। ट्रेन बोले मैं ट्रेन का बिजनेस करूंगा, पटरी पे मेरी गाड़ी दौड़ाऊंगा, नहीं दौड़ा सकती। तो सरकार उस आधार पर भी आपसे के साथ भेदभाव कर सकती है, निर्बंध लगा सकती है कि कोई जिस पर राज्य का एक अधिकार हो। जैसे पहले अंग्रेजों ने चाय पे कर रखा था कि चाय का अधिकार केवल हम इंडिया से केवल अंग्रेज करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे, दूसरे चाय ले ही जाएंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि चाय पत्ती ले जाते ना असम वगैरह से। तो ये तो इन 3 आधारों पर निर्बंध लगाया जा सकता है। अब अगला है आपका युक्ति युक्त निर्बंध क्यों लाए। क्वेश्चन आता है कि बोले ये अधिकार दिए गए, हमें रोका गया है। पहली बात तो ये कि हर चीज बोल दिया ये कर लो लेकिन ये मत करो, ये कर लो, लेकिन बोले क्या करे समझ नहीं आता है कि बोले युक्ति युक्त निर्बंध क्यों लाए। जैसे अभी आपको हमने अबाध रूप से क्या दे दिया, पूरी आजादी दे दी, तो पढ़ोगे आप? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, फोकटे काम करोगे, हाँ वो करोगे, बातें करोगे, फिर बैठे रहोगे तो अखबार लगा रख। किसी ने एक दिन पूरा अखबार नहीं पढ़ा होगा, है ना। क्या करते, बातें करते, इधर की बातें करते, मनी ये बैठ जाते बातें करने, ये बैठ जाते बातें करने, ये तो ही नीचे गए ऊपर गए ऐसे करते हैं। हाँ, कभी वहां गए, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी उधर गए, नल चला दिया, ये करते हैं। तो आपको रिस्ट्रिक्शन भी है कि बोले ये नहीं करना है, पढ़ाई करो, फलाना करो, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाए जाते ताकि व्यवस्था बनी रहे, समाज में अराजकता ना फैले, है ना। क्या लिख रखा है कि युक्ति नियुक्ति निर्बंध तार्किक सीमाएं हैं। मैंने क्या बोला कि आप वहां पे पानी मत करो, बोले वॉशरूम करने भी कोई जाएगा, यह तार्किक बात हो गई, है ना, इसका कोई सेंस नहीं। पर बोले तोड़ वोड़ मत दो नल, ये तार्किक बात है। तो निर्बंध इसलिए लगाया जाता है जो तार्किक चीज हो। तो क्या लिख रखा है कि युक्ति युक्त निर्बंध वे तार्किक सीमाएं जो राज्य स्वतंत्रता के अधिकार पर क्या लगा सकती है, आपको रोक लगा सकती है ना। क्या कर सकती है, जो राज्य स्वतंत्रता के अधिकार पर लगा सकती है। स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब क्या होता है, आपके स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, किस आधार पर? तार्किक आधार पर, रेशनल आधार पर। अब अगला क्या है आपका, हाँ अच्छा, युक्तियुक्त निर्बंध संविधान में लिख रखा है कि युक्तियुक्त निर्बंध का मतलब होता क्या है। ये तो समय समय पर न्यायपालिका ने बता दिया, संसद ने कोई कानून बना दिया, उस आधार पर निकल कर आते रहते हैं ना। युक्तियुक्त निर्बंध ऐसा तो संविधान में पूर्ण रूप से लिख रखा था, ये तो इवोल्व हुआ है। इवोल्व होते ना कोई चीज धीरे धीरे, जैसे आप पहले बार आते तो आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे समझ आता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, और फिर 4-5 महीने बाद तो आप समझदार बनने लगते हो, सर से भी ज्यादा। फिर सर भी बेवकूफ लगते हैं, बोलाना नौकरी नहीं लगी, मान के लगा गए, बस खत्म पिक्चर, वहीं से फेल हो गए बच्चा। खुद को जिस दिन समझ लिया समझदार, मैं मेरे सर की, उन्होंने बोल दिया कुएं में कूद जा, मैं कूद जाऊँ। इतनी बात ऑनलाइन कभी नहीं देखा मैंने, मेल पे बात होती कभी, उन्होंने बोल दिया कि ये करना है मतलब ये करना है, खत्म बात, तब पास हुआ मैं। समझदार मैं बना, बहुत बोले ये पढ़ लूँ, नहीं, इधर मुंह मारा उधर मुंह मारा, ये पढ़ा वो पढ़ा, कुछ नहीं। आपके क्योंकि यहाँ खड़े कुछ तो आता होगा या कुछ तो होगा तब जाके खड़े, तो ऐसे कितने आए और कितने ही चले गए। सस्टेन है मतलब कुछ होगा। तो आपके टीचर की बात आंख बंद करके माने। देखो सबसे मुश्किल क्या, सर और हम कॉपी चेक कर रहे थे, एक बात देखी कि बोले यार मुझे तो आता है, वो बोले यार आप भी 2 मेंस, आपको बहुत अच्छी समझ है चीज़ों को लिखने की है। मैंने बोला अरे यार मारती नहीं होगा तो फिर मैंने पेपर देखा, प्री मेंस का MPPSC 2024 का पूरा पेपर मैं बता दूं, इसका जवाब बता दूं, ये है। तो मैंने बोला कि अत्रो तो आसान है, कि बोले मुश्किल है, सबसे मुश्किल है आसान बने रहना। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हम है ना सामान्य पढ़ रहे हैं, यूँ थोड़ी आ गई, यूँ नहीं आ गई, समस्या वहीं आ जाती, तो समझदार नहीं है ना। बहुत एक्स्ट्रा लोगों का नौकरी नहीं लगती है, बहुत गधे लोगों की भी नहीं लगती है, सामान्य लोगों की लगती है, जो या तो अपने टीचर की बात मान ले या कोई एक किताब तो आप पढ़ लोगे, इतनी मेच्योरिटी आती नहीं लोगों में आजकल, है ना। अभी मैं आपको बताऊं कितने मेच्योर बच्चे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है, कुछ नहीं पता उनको, कुछ नहीं पता, बोले ये क्या होता है, कुछ नहीं, देश की राजधानी क्या है यही पता, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम देख के। क्या करोगे आप? अभी जाके पूछेंगे ना, अभी एक वीडियो बनाया चेतन भैया नहीं आते, उन्होंने एक वीडियो बनाई कि बोले 15 का स्क्वायर क्या होता है, बोले 15 का स्क्वायर होता ही नहीं है। 15 की घात कितनी होती है, बोले नहीं होती है। पूछेगा ना 15 से गुणा करो, ही कर देंगे, इतना नॉलेज है। और फिर हम समझते बोले इनको कुछ नहीं। सबसे आसान क्या है, फतवा जारी करना, वो अनंत तो कहीं ना आए, कहीं आए अनाना स्वात और अना नौकरी कहाँ लग जाती, यहाँ खत्म बात हो गई।
तो आप अगर कहीं आ रहे हैं तो या तो उन पे अंधविश्वास करो, खूब भरोसा हो। अच्छा, उस लायक भी होनी चाहिए हो, ये भी बता दूँ मैं। बहुत फोकटे लोग भी उस पर, मुश्किल ये है कि फोकटे लोग जो वीडियो बनाते हैं उस पर लोग भरोसा कर लेते हैं, और जो मेरे जैसे स्पष्ट बोलते हैं वो मिर्ची लगती है 2 किलो, तो उन पर भरोसा नहीं कर, बोलो नहीं यार, क्योंकि मिर्ची लगेगी ना, सच बोलोगे आप, बेवकूफ़ बनाओगे। अब ये इंक्वायरी लेने आए, मैंने सीधा बता दिया ये बात है, कोई गोल मटोल बात नहीं बोली। ये कोचिंग जाते हो आप, वो पकड़ते हैं, रिसेप्शन वाले पकड़ लेते हैं आपको, बोले ये करो वो करें, हम फलाना करें, मैंने कुछ नहीं करेंगे हम, जो करें 3 आओ ना पढ़ लो, खत्म बात। बोलना ही नहीं आता, क्या बोलो? तो ऐसा लोगों को लगता है नहीं हम कोचिंग को नहीं आ रहे हैं, तो यार लोग चाहते हैं कि हमारा शोषण करें, हमें बेवकूफ़ बनाए, लूटे हमें। कम फीस से बोला हम पढ़ाते हैं, तो कम फीस में थोड़ी बना रहा हो, फ्री में पढ़ाते बोले वो फ्री में थोड़ी बनावे, ऐसे तो चीजें हैं, है ना। तो क्या है कि समझदार नहीं समझे आप, जितना बता रहे उतना कर ले। आप तो अभी पेपर भेज दिए मैंने 2015 से लेकर 24 तक के एमपीपीएससी मेंस के पेपर देखे और इस नोट से मिलाए। अगर नहीं मिला तो मुझे बता देना, पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं। पूरा पेपर देखो कि ये क्वेश्चन आए हैं, यहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है। वो जितने पेपर सारे भेज दिए, मिला ना, किसी ने नहीं देखे वो पेपर, पूरे पेपर देखे के याद हो जाना चाहिए। बोले ये क्वेश्चन आए, सर पढ़ा रहे थे, ऐसा क्वेश्चन आया, फिर आपकी तैयारी सिलेक्ट अच्छी है, फिर आप बोल सकते हैं हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे आप, अगर पेपर नहीं देखे तो। पेपर ही नहीं देखा, सिलेबस ही नहीं पता, तो क्या पढ़ रहे हैं हम? जो सिलेक्टेड बच्चा हो क्या बोलेगा, पेपर सारे याद थे, मैं मेरे सब्जेक्ट में नंबर क्यों आते हैं? क्योंकि कोई सा भी एक चीज आई मुझे पता चल गया, अरे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ये एग्जाम में आया हुआ है। आपके दिमाग में आता है कभी? आना चाहिए कि मेंस में आया हुआ है, प्री में आया हुआ है, टेस्ट में आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है। ऐसे करोगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। चलो, अब युक्ति युक्त निर्बंध में यही है कि अच्छा, और इसमें कोई युक्ति है या नहीं इसका? अच्छा, युक्ति युक्त निर्बंध सही है या गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका करेगी, सरकार। अच्छा, संसद क्यों करेगी? ये तो सरकार के खिलाफ मिले हैं ना। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर किसी मौलिक अधिकारों पर सरकार द्वारा, मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाया गया, उसको, उसकी वैधता को तय करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, विधानमंडल के पास, प्रधानमंत्री के पास, या सॉरी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास, या न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका। क्यों न्यायपालिका? क्योंकि ये सब किसका हिस्सा है? सरकार का हिस्सा है। और हमें युक्ति युक्त, ये मौलिक अधिकार किसके खिलाफ मिले? सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं। तो ये विशेष याद रखेंगे। तो युक्ति युक्त निर्बंध के अगर कोई भी केस सोल्व करना है तो वो न्यायपालिका में होगा। और अगला है आपका, राज्य द्वारा लगाए गए निर्बंध क्या होने चाहिए? तर्कपूर्ण होने चाहिए, यही बात है। और बस बाकी काम की चीज नहीं है ना। अच्छा, अगर डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए कोई युक्ति युक्त निर्बंध लगाया जा रहा है तो वो तार्किक होगा। मतलब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार के बिना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अस्तित्व नहीं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बिना मौलिक अधिकार का अस्तित्व नहीं। ठीक, ये सारी चीजें अब कल हम पढ़ेंगे।